हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का अर्थशास्त्र की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यानी कि अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का प्यारे बच्चों आज जो है मेरा दूसरा क्लास है। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि मैं आगे भी जो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपकी लाइक की संख्या से मैं और भी आगे क्या करता हूं ना कि मोटिवेट होकर के वीडियो को बनाता हूं बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए, मैं ये जो है अर्थव्यवस्था, ये जो है इकोनॉमिक्स आज आप लोग पढ़ रहे हैं, वो भी प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोगों का होने वाला है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो थंबनेल के अनुसार आए हैं और हमें पता है कि आप जो है क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर वीडियो में सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, तो फिर आपको किसी दूसरे क्लास से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो क्लास है इसमें कल के क्लास में मैंने कुछ जो है परिभाषा को बताया है, कुछ चीज़ों को बताया है, और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपके समक्ष सभी चीज़ देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है ना। तो आइए मेरे साथी लोग, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस इकोनॉमिक्स के क्लास में हम कल के डेट में क्या क्या पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, उसका करेंगे रिवीजन, है ना जी। तो कल सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्या, तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े थे कि अर्थशास्त्र क्या है जी, है ना। अर्थशास्त्र जो है क्या है मेरे लाल, इसके बारे में कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक हम क्या पढ़े थे बच्चों, उपनिवेश हम लोग पढ़ लिए हैं। उपनिवेश के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आर्थिक क्रियाएं 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 के बारे में हम लोग पढ़े थे बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो है प्यारे बच्चों चौथा नंबर पॉइंट हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ लिया था बच्चों। ठीक उसी प्रकार हम पांचवा नंबर में भी पढ़े थे बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना को पढ़े थे। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के संरचना, अर्थव्यवस्था व्यवस्था के संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों। ठीक है, जैसे कि अर्थव्यवस्था का संरचना जो है हम लोग 3 टाइप से पढ़े थे। ठीक है, 3 तरह से पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। जिसमें सबसे पहला को क्या कहते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना जी। दूसरा को कहते हैं बच्चों द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा को क्या कहते हैं बच्चों, तीसरा को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या कहते हैं जी, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों, मेरे लल्ला सभी लोग देख चुके होंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 भाग में जो है बांटा गया है। 3 भाग में जो है इसकी संरचना की गई है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जितने कृषि वगैरह का जो शुरुआती क्षेत्र होता है ना, जिससे हम लोग का भोजन माला चलता है, उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितना भी मतलब कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, जैसे हो गए आपको मान लीजिए व्यवसाय वगैरह कुछ आ जाते हैं, कुछ जो है अगल बगल के गांव वाले जो है अपने ही गांव के लोगों के यहाँ काम करके अपना जीवन अर्जन कर लेते हैं ना, उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किस क्षेत्र के नाम से, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग जा करके इकोनॉमिक्स का मेरा लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, इसके बारे में डिटेल्स पूरा आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज कल के टॉपिक में मैंने कुछ चीजों को जो है छोड़ दिया था, जो क्या है बच्चों, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, आजादी के समय बच्चों यहाँ पे देखेंगे
आज़ादी के समय जो था ना, यानी कि 1947 में क्या था, ठीक है। और अभी जो है 2007 के हिसाब से अगर देखें बच्चों, तो 2007 के हिसाब से क्या था बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो था 2007 में क्या है और क्या था, और 1947 में क्या था, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों, उस समय 58.7% लोग क्या करते थे, देश के विकास में 58.7% का योगदान था केवल कृषि क्षेत्र का। और उस समय द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था बच्चों, तो केवल और केवल 14.3 था, और तृतीय क्षेत्र का था बच्चों 27%, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आज देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र जो है बहुत ही कम हो चुका है। जैसे कि यह आज हो गया है कितना, 22 हो गया है, ठीक है। ये हो गया है 22%, और ये भी हो गया है कितना, ये भी हो गया कितना, 22%। और इसका योगदान सबसे अधिक है तृतीय क्षेत्र का, तो ये कितना हो गया बच्चों, 56% हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कल जो है ये चीजें नहीं बताए थे, जिसको मैंने आप आज यहाँ पे बता दिया बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे कि क्या क्या पॉइंट आज के डेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, आज के टॉपिक हमारे क्या क्या हैं, आप यहां से देखेंगे। पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना जी। यानी अर्थव्यवस्था के प्यारे बच्चों आप अगर देखें तो 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला हो जाएगा बच्चों, पहला प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है जी, 3 प्रकार है, ठीक है। यहाँ अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है जी, 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या हो जाएगा जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हो जाएगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और हो जाएगा बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार के हमारे अर्थव्यवस्था अभी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूंजीपति अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है बच्चों, जहाँ केवल क्या होता है कि पूंजीपतियों का क्या होता है ना कि योगदान होता है, जहाँ पूंजीपतियों का योगदान होता है, ठीक है ना। पूंजीपतियों का अर्थव्यवस्था में किसका योगदान होता है, पूंजीपतियों का योगदान होता है। अर्थव्यवस्था के आय में पूंजीपतियों का योगदान होता है, उसको क्या कहते हैं, पूंजीपति अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, जापान है, ठीक है ना, इन सभी जगहों को हम कह सकते हैं कि पूंजीपति है। समाजवादी कहें बच्चों तो जहां सरकार का योगदान होता है, जहां सरकार का योगदान होता है वहां कहेंगे उत्पादन में जो है ना सरकार का योगदान होता है, उसको समाजवादी कहते हैं। और जहां सरकार का भी योगदान हो, उत्पादन में सरकार का भी योगदान हो और जनता का भी योगदान हो, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके, सभी लोग ध्यान देंगे। हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखेंगे बच्चों ध्यान से समझेंगे, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, जिसमें उत्पादन के साधन पर ठीक है ना किसका अधिकार होता है, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इस पर क्या होता है बच्चों, एक निजी व्यक्ति का क्या होता है मेरे बच्चे, अधिकार होता है, ठीक है ना, अधिकार होता है। उसे कहते हैं क्या, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीपति अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है।
जैसे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए कहाँ जो निजी पूंजीपति जहाँ होते हैं ना, वहाँ सरकार का वश बिल्कुल नहीं चलता है। वे क्या करते हैं कि अपना वश चलाते हैं, ठीक है ना। उसी को कह रहे हैं क्या, पूंजीपति अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जापान हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा जी, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि वैसे अर्थव्यवस्था, इसको कहेंगे वैसे अर्थव्यवस्था, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर, जिसमें उत्पादन साधन पर किसका वश होता है, किसका नियंत्रण होता है बच्चों, तो सरकार का नियंत्रण होता है। किसका, सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है, नियंत्रण होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखें तो जैसे में आप कह सकते हैं क्या है, जैसे मेरे शेर और शेरनियों, क्या आप लोगों को ये चीज़ पता है कि कौन कौन ऐसा देश है जिस पर केवल सरकार का वश होता है, वहाँ पे ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं ही नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं चीन, चीन पर जो है ना केवल किसका वश चलता है, सरकार का। तो यहाँ पे सरकारें दबंग है, ठीक है ना, शी जिनपिंग ऐसे ही दबंग है, ठीक है। तो चीन हो गया। उसके बाद क्यूबा, क्यूबा किसी का वश नहीं चलने देता है। क्यूबा एक ऐसा देश है, और चीन जो कि निजी व्यक्ति का वश चलने ही नहीं देता है, वहां पे सरकार क्या है कि दबंग है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं वैसा अर्थव्यवस्था, यहाँ पे लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, जिसमें उत्पादन के साधन पर, उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है। सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है। ऐसे अगर लिख देते हैं, अगर सवाल कहीं पूछता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को क्या कीजिए कि परिभाषित कीजिए, या फिर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है प्रत्येक का वर्णन करें, है ना। तो अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस फैमिली से अगर आप जुड़ चुके हैं बच्चों, तो ये आपके एग्जाम में छूट जाए, ये हो नहीं सकता है, ठीक है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक। और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। जैसे कहाँ कहाँ बच्चों, तो क्या हमारा भारत इसमें आएगा क्या, बिल्कुल आएगा बच्चों। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं भारत, कनाडा, इंग्लैंड हो जाएगा। भारत भी है, कनाडा भी है, और इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी है, ठीक है ना। भारत, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे समझ चुके होंगे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। पहला क्या है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का उत्पादन पर क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर किसका, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर नियंत्रण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समाजवादी में तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है ना, जैसे चीन में सरकार का नियंत्रण है और क्यूबा में, ठीक। उसके बाद मिश्रित यानी दोनों को मिलाकर कुछ ऐसे ऐसे काम है, जैसे चीनी मिल हो गया, शुगर मिल्स को ही देख लीजिए, उस पर जो है सरकार का भी नियंत्रण रहता है, और वो जो बिरला जी है उनका भी नियंत्रण उस पर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें उत्पादन दोनों आदमी का क्या रहता है, साझा रहता है, आ रहा समझ में। यानी कि उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, जैसे भारत, कनाडा और इंग्लैंड है, ठीक है ना बच्चों।
चलिए एक बार हल्ला बोल करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में दिल का इमोजी लगा देंगे बच्चों फटाफट से, ठीक है ना। अगर मेरी क्लास को आप लोग पूर्ण रूप से देख रहे हैं तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, इतना गर्मी के मौसम में भाई मेरे पढ़ा रहे हैं, एक बार जो है ना दिल का इमोजी सभी बच्चे लगा दीजिए प्लीज प्लीज बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के बारे में, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास जो है ना किसे कहते हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे इस टॉपिक पे, और आगे जो है आपके सवाल क्या आएंगे, आर्थिक विकास से ही संबंधित सवाल आएंगे बच्चे, ठीक है। इसलिए ये आर्थिक विकास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्तर में क्या लिखेंगे, आर्थिक विकास। आर्थिक का मतलब क्या होता है, धन दौलत, और विकास का मतलब आपके पास जो है धन दौलत अगर बढ़ रहा है तो हम उसी को कहते हैं आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना, ऐसी प्रक्रिया है, कॉमा देंगे, ठीक ना, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में, जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी लंबे समय में, लंबे समय तक क्या होता है जी, क्या होता है, लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था के बाद, किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है बच्चों, तो वृद्धि होती है, ठीक है ना। लगातार जो किसी देश के आर्थिक विकास में जब वृद्धि होने लगती है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक या फिर राष्ट्रीय आय में, वास्तविक हो या फिर राष्ट्रीय हो, आय में वृद्धि होती है, उसी को तो कहते हैं आर्थिक विकास। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, मेरे विद्यार्थी जी लोग हैं, उनके पास जो है अपना अगर वास्तविक आय देखें तो अभी कुछ नहीं है ना, यानी उनके पास अभी आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। वे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में सभी जो खर्चा कर रहे हैं वे सभी क्या है, तो आर्थिक लॉस, अभी जो है ना आर्थिक हानि कह सकते हैं, हो रहा है, आर्थिक हानि हो रहा है, लेकिन मानसिक विकास तो हो रहा है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मानसिक तो विकास हो रहा है, लेकिन अभी जो है उसमें जो खर्चा लगता है उसको आर्थिक हानि कहेंगे। लेकिन वहीं जब पढ़ लिख करके आप जो नौकरी वोकरी जब करने लगिएगा, चाहे कोई प्राइवेट जो है अच्छा काम करने लगिएगा, प्राइवेट जॉब, तो उस समय कहेंगे कि आपके आर्थिक विकास अब आपका होने लग गया, ठीक है ना। यानी जो है विकास एवं ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक या फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, आपके आय में भी वृद्धि होने लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो इसमें ये जो है बहुत बढ़िया एक परिभाषा हो गया आर्थिक विकास का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है, ठीक है ना बच्चों। आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि, है ना जी, आर्थिक वृद्धि में अंतर, है ना जी, अंतर, ठीक है। चलिए दोनों में हम लोग अंतर को देखते हैं बच्चों, ठीक। चलिए सबसे पहला इसमें पॉइंट हम लिखते हैं आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, ठीक है ना। आर्थिक विकास, पहले बच्चों इसे आप लोग समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। यह जो है कह रहा है कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह जो है ये हो गया आपको अमेरिका, और ये पूर्ण रूप से विकसित है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि हमें जाने की आवश्यकता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से रास्ता इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ये जो है ना रास्ता यहाँ से ही बना दिया गया है। लो अब यहाँ पे कोई विकास की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है ना।
यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और अभी जो यहाँ पे ऐसे रास्ता था और ऐसे रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे कि अभी विकास हो रहा है। क्या हो रहा है जी, तो विकास हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि कोई विकसित देश है, पहले से पूर्ण रूप से उसका पेट भर गया है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी उसको जो है और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना, उसको कहते हैं क्या, तो वृद्धि कहते हैं। यानी कि उसको आर्थिक आर्थिक वृद्धि कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन जहाँ पे कोई अभी विकास ही नहीं हुआ है, रोड ऐसे टूटा हुआ है, कहीं नल नहीं है, कहीं पे सड़क के साथ साथ जो है पेड़ पौधे भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम वैसे देश को क्या कहेंगे, वैसे देश को कहेंगे, वहाँ पे कोई अगर काम हो रहा है ना, तो उसको कहेंगे आर्थिक विकास, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आर्थिक विकास के लिए आप क्या कह सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, यहाँ पे देखेंगे आर्थिक विकास शब्द का, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। विकासशील, विकासशील देशों के लिए किया जाता है, देशों के लिए किया जाता है ना जी बच्चों। तो ये जो है आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है, यानी कि अभी जो विकास कर रहा है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कौन कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों विकासशील देश में हो जाएगा आपको भारत, ठीक है ना। जैसे में हो जाएगा आपको भारत, भारत अभी विकासशील देश है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आर्थिक आर्थिक वृद्धि के लिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, यहाँ पे लिखेंगे मेरे बच्चे आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है हम किसके लिए लिख सकते हैं, तो विकसित देशों के लिए किया जाता है। विकसित है ना, विकसित देशों के लिए, विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब बोलिए विकसित देश कौन कौन है, अर्थात में अगर हम विकसित देश को देखना चाहें बच्चों, तो आप कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका एक विकसित देश है, अमेरिका, जैसे में आप लोग अमेरिका को इसकी श्रेणी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए ये सारा चीज समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आगे की टॉपिक के लिए आप तैयार हो जाए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं बच्चों, ताकि परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत ना होवे आपको, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, ये देख लिए, अब हम लोग देखेंगे समावेशी विकास को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, समावेशी विकास, ठीक है। समावेशी विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है ना। तो चलिए समावेशी विकास हम किसे कहते हैं, यहाँ पे कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, उसको हम कहते हैं समावेशी विकास। जैसे मान लीजिए कि अभी के डेट में जो है, अभी जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई अभी शुरू क्या हो रहा है, कुछ दिन निकल गए, आधा से अधिक ही निकल गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 400 से 1100 कर दिए गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जुलाई महीने से 2025 के जुलाई महीने से वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 400 से 1100 कर दिए गए हैं बच्चों। तो हम इसे क्या कहेंगे, सारे वर्गों का, सभी लोगों में, सभी कास्ट में, नीच से लेकर उच्च सभी जाति में क्या है, अभी छोटे से बड़े सभी लोग में वृद्ध लोग हैं, यानी कि सभी कास्ट में बूढ़े लोग हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि यह एक तरह से समावेशी विकास हुआ है, यानी सभी लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है ना, इसलिए समावेशी विकास इसको हम लोग कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए समावेशी विकास में कहेंगे कि वैसा विकास जिसमें, वैसा विकास जिसमें समाज के
सभी वर्गों का विकास होता है, सभी वर्गों का विकास होता है, विकास होता है ना। वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, इससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेंगे ना विकास से, तो हम उसे क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर सतत विकास, सतत विकास, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सतत का मतलब होता है बच्चों लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए अभी के विकास के साथ साथ अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके विकास के साथ साथ जो है अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसको हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ का वायु कैसे है, आने वाले समय में पर्यावरण कैसा होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है बहुत सारे पेड़ पौधों को लगवा रही है। हम उसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसी को हम कहते हैं सतत विकास। यानी अभी के साथ साथ जो है आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, उसको हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ 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 भावी पीढ़ी को भी, भावी यानी आगामी, भावी मतलब आगामी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। आगामी, भावी यानी आगामी पीढ़ी को भी ध्यान में, आगामी आगामी पीढ़ी को, ठीक है ना, पीढ़ी को ध्यान में रख कर किया जाता है, ध्यान में रख कर किया जाता है ना जी, ध्यान में रख कर किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि पानी का हम लोग ध्यान रखें, जैसे जितना गांव जो है ना, अभी सरकार जो है क्या तालाब खुदवा रही है, जिसमें क्या होता है कि पानी जो है एक जगह एकत्रित रहता है ना, जिससे पानी का धीरे धीरे नीचे की तरफ रिसाव होता है, जिससे हमारा जल संतुलन बना रहता है। इसलिए सरकार जो है ना पोखरा तालाब जो है गांव खुदवा रही है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। जगह जगह सड़क के किनारे जो है पेड़ पौधा सरकार लगवा रही है, तो उससे क्या होता है कि अभी तो हम उससे ऑक्सीजन लेंगे ही, हमारे आने वाले समय के जितने भी पीढ़ी के लोग हैं वे क्या करेंगे कि उससे अपना फायदा उठाएंगे, इसलिए उसे हम कहेंगे सतत विकास, ठीक है ना। तो चलिए इसको पानी का ध्यान रखते हुए सरकार काम कर रही है, ठीक है ना, पेड़ ओड़ का ध्यान रखते हुए काम कर रही है, ठीक है ना। तो और खादान यानी कि अपना मृदा को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है, ठीक है ना, इत्यादि ऐसे कुछ और भी अगर देखें ना तो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे बच्चा जी, है ना। चलिए तो आगे थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे कुछ और भी पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग फिर एक और पॉइंट देखने को मिलेगा आपको, आर्थिक नियोजन, ठीक है ना जी। क्या मिलेगा जी, आर्थिक नियोजन मिलेगा, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है ना। नियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, योजना होता है। नियोजन का मतलब होता है बच्चों योजना, यानी आर्थिक नियोजन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, ठीक है ना, देश के संसाधन का मतलब तो समझिए रहे हैं, अपने यूज में आने वाले साधन को संसाधन कहते हैं, संसाधनों का, देश के संसाधनों का विकासात्मक
क्रियाओं, ठीक है ना, में उपयोग करना, में उपयोग 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 करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है ना जी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है बच्चों, ध्यान देना आप लोग, कह रहा है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी राष्ट्र की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिक क्रिया के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों। वैसे आप लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं यानी सबसे प्राथमिक जो काम है उसके अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना, विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना, यानी देश के विकास के लिए उन सारी चीजों का उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है ना, आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसका काम कौन करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? तो योजना आयोग भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? तो योजना आयोग करती है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एक आध दो और पॉइंट होगा, इसको क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। छोटा छोटा क्लास मैं आप लोगों को इसलिए देता हूं कि आप लोग जो है ना उबे नहीं, छोटा सा क्लास देख लिए, कुछ ना कुछ सीख लिए, और फिर आगे की क्लास को मन किया तो अभी देख लिए, और नहीं तो थोड़ा देर बाद आप लोग देख लिए, है ना। तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी लोग, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स और भी है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, देखिएगा ध्यान से। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होने वाला है भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य। बड़ा बढ़िया पॉइंट है। भारत में नियोजन का यानी योजना बनाने का, योजना बना करके काम करने का मेन मकसद क्या है, यानी भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझेंगे बच्चा जी लोग। ठीक है ना। चलिए, तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आप लोग यहाँ समझेंगे, 2-3 लिख देंगे ना तो काम चल जाएगा बच्चों, है ना। यानी कि लिख सकते हैं आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। योजना बनाकर काम क्यों करते हैं कि आर्थिक विकास यानी जो कमाई है ना राष्ट्र की, देश की जो कमाई है उसमें वृद्धि होना चाहिए, उसमें विकास होना चाहिए। ठीक है, यानी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। पहला क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, है ना। आर्थिक विकास की दर को क्या करना बच्चों? बढ़ाना। ठीक है ना, दर को बढ़ाना। ठीक, उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पर, 2 नंबर में कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। ठीक है ना, आधुनिकीकरण करना। ठीक, उसके बाद तीसरा में आएगा यहाँ पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, है ना। आत्मनिर्भरता, जैसे हमारा भारत जो नेता लोग आते हैं नया नया वोट मांगने के लिए, तो कहते हैं कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, यानी कि हमेशा क्या होंगे कि हर एक व्यक्ति खुद अपने आप पर निर्भर रह करके और अपना काम को कर सकते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी अपना देश अपने देश में सब कुछ क्या करेगा कि उत्पादन करेगा, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करना, है ना, आधुनिकीकरण करना। यानी कि इसका मतलब होता है ना कि नए नए तरीकों से जो है ना कृषि को करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं राजस्व वाले लोग हैं, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर वाले लोग हैं कि क्या करते हैं कि नए नए लोगों को कृषि की सीख देते रहते हैं समय समय पर, कि आधुनिकीकरण यानी नए नए विधि से कृषि को करवाते हैं। आत्मनिर्भर तो अभी बताए ही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, है ना जी, बढ़ावा देना। ओके, यहाँ पे सभी ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं बच्चा जी, है ना। तो प्यारे बच्चे, चलिए
नियोजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? योजना होता है। क्या होता है? योजना होता है, जिसको प्लान कहते हैं। प्लान बनाना, प्लान बना करके कोई काम करते हैं ना, उसी को तो कहते हैं नियोजन। आ रहा समझ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज का क्लास जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप लोग क्या क्या पढ़े, सारे पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे कि उसका हेडलाइंस क्या है, कि आप लोग क्या क्या पढ़े। ठीक है? और आज क्या क्या आप लोग पढ़ लिए और कल क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम कल फिर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अगला क्लास को लेकर आ रहे हैं, यानी कि, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। और सभी लोग कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक हो चुका है, माथा पे तांडव कर रहा है, इसलिए सभी बच्चे जो है आगामी जो भी क्लास है उसको जो है मन लगा करके पढ़िए, मन लगा करके देखिए, है ना? जिससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने के संभावना बढ़ जाएंगे। ठीक है? ऐसे नींद नींद लेने का मन किसे नहीं होता है? जैसे यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी है, लेकिन अभी जो है सुबह का ही टाइम है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, अभी जो है आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर मेरा मेहनत ये लगे, देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, देख रहे हैं ना ये? तो अभी इतना पसीना आप लोग के लिए बाहर है, थोड़ा सा आप लोग को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी लोग को मेरे तरफ से टाटा, बाय बाय।